बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम KMU कैट 1 2023 का फ़िज़िक्स पोर्शन जो है वो सॉल्व करेंगे। तो आपके साथ फ़िज़िक्स पोर्शन में सबसे पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट होता है और आपके साथ पहला क्वेश्चन है कि द डायमेंशन ऑफ वर्क इज़ लाइक द डायमेंशन ऑफ। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि वर्क और साथ में टॉर्क और जितनी भी एनर्जीज़ हैं इन सब की डायमेंशंस आपके साथ सेम हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपके साथ टॉर्क आता है क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 4, the time rate of change of magnetic flux has the same dimension as that of। स्टूडेंट्स, आपको फैराडे लॉ में पता है कि इंड्यूस्ड EMF जो होता है वो आपके साथ इक्वल होता है n रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के साथ। तो इसका मतलब ये है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का डायमेंशन होगा वही डायमेंशन इंड्यूस्ड EMF का होगा, और इंड्यूस्ड EMF असल में पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपके साथ डेल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके साथ कि द मैग्नीट्यूड ऑफ I डॉट J क्रॉस K। स्टूडेंट्स, इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं और इसमें सबसे पहले प्रायोरिटी क्रॉस की होती है। तो सबसे पहले तो J क्रॉस K जो है ये आपके साथ I के इक्वल होता है, और फिर I डॉट I जो है ये आपके साथ 1 के इक्वल होता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपके साथ अल्फ़ा हो जाएगा। अ मास एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली। स्टूडेंट्स, वो आपसे कह रहे हैं कि एक मास है और उस मास में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है वो एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है? वो है F/m। एक्सेलरेशन तभी कांस्टेंट हो सकती है जब आपके साथ फोर्स कांस्टेंट हो। तो आपके साथ यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो किसके बारे में पूछ रहे हैं? व्हेन द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज़। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। अब कांस्टेंट जो है वो आपके साथ देखिए, यहाँ पे ऑप्शन अल्फ़ा में आप इसको ज़ीरो एंड कांस्टेंट भी कह सकते हैं, और ऑप्शन बीटा में नॉन ज़ीरो एंड कांस्टेंट है, ठीक है। और ऑप्शन चार्ली में इंक्रीजिंग फोर्स है, तो इंक्रीजिंग फोर्स तो नहीं है। तो यहाँ पे आपके साथ जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपके साथ यहाँ पे बीटा बन रहा है कि कांस्टेंट बट नॉन ज़ीरो। लेकिन अगर स्टूडेंट्स ये डेल्टा ऑप्शन में बोथ A एंड C की जगह बोथ A एंड B होता तो फिर आपके साथ डेल्टा ऑप्शन करेक्ट होता, लेकिन फ़िलहाल आपके साथ जो करेक्ट ऑप्शन है वो बीटा है। क्वेश्चन नंबर 7, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज़ इक्विवेलेंट टू। स्टूडेंट्स, जो लीनियर मोमेंटम की कंजर्वेशन है ये न्यूटन थर्ड लॉ को सपोर्ट करती है, और न्यूटन थर्ड लॉ की कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम की कंजर्वेशन को सपोर्ट करता है। एंगुलर मोमेंटम तभी कंजर्व है क्योंकि यूनिवर्स में जो फोर्सेस होते हैं वो हमेशा पेयर में होते हैं। अगर यूनिवर्स में फोर्सेस पेयर में ना होते और एक्शन रिएक्शन सेम ना होते तो फिर आपके साथ एंगुलर मोमेंटम भी यूनिवर्स का कभी कंजर्व नहीं होता। तो इसलिए एंगुलर मोमेंटम की कंजर्वेशन इसका ताल्लुक़ न्यूटन थर्ड लॉ के साथ है, और इसीलिए स्टूडेंट्स अक्सर शॉर्ट क्वेश्चंस में जिस शॉर्ट क्वेश्चन को आप न्यूटन थर्ड लॉ से एक्सप्लेन कर सकते हो उस शॉर्ट क्वेश्चन को आप एंगुलर मोमेंटम से भी एक्सप्लेन कर सकते हो, और जिस शॉर्ट क्वेश्चन को आप कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से एक्सप्लेन करते हो उसको आप जो है न्यूटन थर्ड लॉ से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। अ स्टोन थ्रोन हॉरिजेंटली फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। अगर हमारे साथ एक बिल्डिंग है और हम उससे एक स्टोन को हॉरिजेंटली थ्रो करें
तो स्टूडेंट्स ये स्टोन जो है प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ जो है वो ग्राउंड की तरफ आएगा, और प्रोजेक्टाइल मोशन के पाथ को हम पैराबोलिक पाथ कहते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपके साथ डेल्टा है। अ हंटर एमिंग अ बर्ड, लेट सपोज आपके साथ यहाँ पे एक बर्ड है और यहाँ पे आप जो है उसे एम करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने अगर बिल्कुल इस बर्ड की जो इसकी बिल्कुल मेन स्ट्रेट लाइन ऑफ साइट है, अगर आपने उससे इसे एम किया तो उससे क्या होगा कि ग्रेविटी के इफ़ेक्ट की वजह से वो आपका टारगेट जो है वो मिस हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे कि आप उससे थोड़ा सा ऊपर एम करेंगे ताकि ग्रेविटी के इफ़ेक्ट की वजह से वो टारगेट आपसे मिस ना हो। तो करेक्ट ऑप्शन आपके साथ इसमें होगा अ लिटिल अबव द बर्ड। तो करेक्ट ऑप्शन अल्फ़ा होगा। द हीट एनर्जी डेसिपेटेड बाय अ 40 वाट बल्ब इन 1 आवर। स्टूडेंट्स आपके साथ हीट एनर्जी का फार्मूला है यहाँ पे पावर इनटू टाइम। तो पावर आपके साथ 40 है और टाइम आपके साथ यहाँ पे 1 आवर है, मतलब 3600 सेकंड्स हो गए। स्टूडेंट सिंप्लिसिटी के लिए हम 3600 को भी 4000 कंसिडर कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे आपके साथ 4 इंटू 4 से 16 आ जाएगा और 16 के साथ हम 4 ज़ीरोज़ लगा लेंगे। अब हमने जो ऑप्शन अप्रॉक्सीमेशन में कंसिडर किया था वो हमने बड़ा ऑप्शन कंसिडर कर लिया। अब आंसर्स में हम इससे छोटा ऑप्शन जो है वो कंसिडर करेंगे। तो हम 1 2 3 4 5 6 डिजिट नंबर हम देखेंगे, लेकिन जो इससे छोटा हो, और वो करेक्ट ऑप्शन आपके साथ चार्ली में मौजूद है। When a body moves against the force of a friction on a horizontal plane, the work done by the body is। स्टूडेंट्स आप कंसिडर करें कि एक हॉरिजेंटल सरफेस पे आपके साथ एक बॉडी पड़ी हुई है और वो बॉडी जो है अपने आप पर एक फॉरवर्ड फोर्स अप्लाई कर रही है और वो बॉडी डिस्प्लेस भी फॉरवर्ड कर रही है, लेकिन उस बॉडी पे एक फ्रिक्शन का फोर्स भी एक्ट कर रहा है। अब जो फ्रिक्शन का फोर्स एक्ट कर रहा है वो तो इस बॉडी पे नेगेटिव वर्क करेगा, लेकिन ये बॉडी जो वर्क कर रही है उसके केस में तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, तो बॉडी उस पर पॉजिटिव वर्क करेगी। तो आपके साथ करेक्ट ऑप्शन, चूँकि यहाँ पे वर्क डन बाय द बॉडी की बात की थी, वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स की बात नहीं की थी, तो इसलिए आपके साथ 11 में करेक्ट ऑप्शन आपके साथ बीटा हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 आपके साथ है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फोर्सेस डू नॉट वर्क। तो आपको पता है स्टूडेंट्स के जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, चूँकि ये स्पीड को चेंज नहीं कर सकता, सेंट्रीपिटल फोर्स में डेल्टा V 0 होता है, इसी तरह ये काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं कर सकता, इसीलिए सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क भी नहीं कर सकता। तो करेक्ट ऑप्शन आपके साथ यहाँ पे डेल्टा हुआ। व्हेन साउंड वेव्स मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर देन विच क्वांटिटी रिमेन्स द सेम। स्टूडेंट्स हमने कहा था कि फ्रीक्वेंसी जो है ये सोर्स प्रॉपर्टी है और आपके साथ रिफ्रैक्शन में वेवलेंथ चेंज हो जाती है, स्पीड चेंज हो जाती है, इंटेंसिटी पे फ़र्क पड़ सकता है, एम्पलीट्यूड पे फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी पे या टाइम पीरियड पे आपके साथ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपके साथ करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बीटा है। व्हाट इज़ करेक्ट फॉर ऑल ट्रांसवर्स वेव्स। स्टूडेंट्स ट्रांसवर्स वेव्स की ये प्रॉपर्टी है कि उन्हें पोलराइज़ किया जा सकता है, जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को पोलराइज़ नहीं किया जा सकता। अ 30 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिंग with one end clamped and the other end free to vibrate। स्टूडेंट्स एक रस्सी है जिसकी एक साइड फिक्स्ड है और दूसरी साइड फ्री टू वाइब्रेट है। तो आप इसको कंपेयर करें क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के साथ।
क्योंकि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में एक साइड आपके साथ क्लोज होती है और दूसरी साइड ओपन होती है, और यहाँ भी ऐसी सिचुएशन है कि एक साइड क्लोज्ड है और दूसरी साइड ओपन टू वाइब्रेट है। तो उसमें वो आपसे कह रहे हैं स्टूडेंट्स के सेकंड हार्मोनिक बना है। अच्छा, फर्स्ट हार्मोनिक में याद रखें क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में एल जो होता है वो λ/4 के इक्वल होता है, जबकि सेकंड हार्मोनिक में एल जो होता है वो 3 λ/4 की इक्वल होता है। तो आपको एल की वैल्यू तो गिवन है 30, अब 30 इंटू 4 कर देंगे डिवाइडेड बाई 3, जिससे हमारे साथ वेवलेंथ आ जाएगा। 30/3 से 10 आ जाएगा और 10 इंटू 4 से 40 ऑप्शन आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ चार्ली हो जाएगा। When we can hear sound around the corner but cannot see। अच्छा स्टूडेंट्स, हम साउंड जो है वो कॉर्नर से सुन सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। इसका रीज़न ये है कि साउंड वेव की जो वेवलेंथ होती है वो आपके साथ बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लाइट की वेवलेंथ, जिसकी वजह से साउंड वेव ज़्यादा डिफ्रैक्शन कर पाता है एज़ कम्पेयर टू लाइट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपके साथ बीटा है। टू ऑब्टेन लार्जर डिस्पर्शन बाय डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। अच्छा, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से अगर आप फ्रिंज को एक दूसरे से दूर करना चाहते हैं तो उसके लिए हम फ्रिंज स्पेसिंग का फार्मूला यूज़ करेंगे, जो कि है λD/d, जिसमें स्मॉल d जो है ये आपके साथ जो स्लिट्स हैं उनकी सेपरेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम स्लिट सेपरेशन को डिक्रीज़ कर दें तो फ्रिंज स्पेसिंग बढ़ सकती है, और ये ऑप्शन आपके साथ डेल्टा में मौजूद है। फॉर ऑल इर्रिवर्सिबल प्रोसेसेस द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। स्टूडेंट, सिस्टम की एंट्रोपी चेंज इन एंट्रोपी या तो आपके साथ पॉजिटिव होती है और या वो ज़ीरो होती है अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ज़ीरो ये होती है फॉर साइक्लिक प्रोसेस, क्योंकि एंट्रोपी एक स्टेट वेरिएबल है। साइक्लिक प्रोसेस में इसका चेंज ज़ीरो हो जाता है, अदरवाइज़ इसका चेंज हमेशा पॉजिटिव होता है। तो मतलब एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज़ करती है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें डेल्टा हो गया। द टेम्परेचर स्केल विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस, ये आपके साथ थर्मोडायनामिक स्केल है जिसको हम केल्विन स्केल कहते हैं। इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स ऑफ द हीट increases, what is the efficiency of the Carnot engine? स्टूडेंट्स, कार्नोट इंजन में आपके साथ इफ़िशेंसी का फार्मूला है 1 - T2/T1, जिसमें ये सोर्स का जो टेम्परेचर है ये यहाँ पे T1 से रिप्रेजेंट हुआ है। स्टूडेंट्स, अगर T1 इंक्रीज़ होगा तो ये जो फ्रैक्शन है ये डिक्रीज़ होगी। जब ये फ्रैक्शन डिक्रीज़ होगी तो 1 - स्मॉलर वैल्यू से बिगर वैल्यू आएगी, मतलब आपके साथ इफ़िशेंसी पे क्या असर पड़ेगा, ये इंक्रीज़ होगी। क्वेश्चन नंबर 21, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज़। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हो सकता है कि KMU-CAT से यहाँ पे गलती हुई है। ये इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होगा, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपके साथ, ठीक है, क्योंकि करेक्ट ऑप्शन चार्ज के केस में मौजूद नहीं है। लेकिन अगर इसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कर दें तो फिर आपके साथ करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑल ऑफ दीज है, और ये आपके बुक का ही MCQ है। द नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट इज़ नोन एज। आपको पता है कि इंटेंसिटी जो है वो -ΔV/ΔR के इक्वल है। सो द नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट इज़ नोन एज इंटेंसिटी। नेक्स्ट आपके साथ क्वेश्चन है कि टू मेटालिक कंडक्टर्स हैव सेम वैल्यूज ऑफ रेजिस्टिविटी इफ़ these conductors can be differentiated by। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि रेजिस्टिविटी जो है ये मटेरियल कांस्टेंट तो है, लेकिन मटेरियल कांस्टेंट के साथ साथ ये टेम्परेचर डिपेंडेंट भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हो सकता है कि दो मटेरियल्स डिफरेंट हो लेकिन उनकी रेजिस्टिविटी क्या हो, सेम हो।
क्योंकि रेजिस्टिविटी टेम्परेचर डिपेंडेंट भी है, तो फिर ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होगी जिसके हेल्प से हम उनको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, तो उस प्रॉपर्टी को फिर हम अल्फ़ा कहते हैं या उसे हम टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं। टू स्ट्रीम ऑफ प्रोटॉन्स मूव पैरेलल टू ईच अदर इन द सेम डायरेक्शन। स्टूडेंट्स, आप कंसिडर करें कि दो वायर्स हैं और दोनों वायर्स में आपके साथ प्रोटॉन्स मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके साथ जो होंगे दोनों वायर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे और इस पहले वायर की मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो राइट हैंड जो है ग्रिप रूल के मुताबिक आपके साथ यहाँ से लाइंस आउट होंगे और यहाँ पे लाइंस इंटर करेंगे, और इस तरह इस दूसरे वायर के लिए भी यहाँ से लाइंस आउट होंगे और आउटर साइड पे लाइंस इंटर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि दरमियान में जो फील्ड है वो वीक हो गई और मैग्नेटिक फोर्स हमेशा स्ट्रॉन्ग से वीक के रीजन की तरफ होता है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। द करंट produced due to induced EMF depends upon। स्टूडेंट्स, इंड्यूस्ड करंट की का जो फार्मूला है वो आपके साथ है NAB ओमेगा डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इनटू साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि इंड्यूस्ड करंट किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। अब अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देख लें तो ऑप्शन अल्फ़ा भी करेक्ट है, क्योंकि एरिया है, नंबर ऑफ टर्न्स भी है और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे फिर हो सकता है कि कैम्यू कैट से गलती हुई हो और ये जो आपके साथ क्वेश्चन है इंड्यूस्ड करंट डिपेंड्स अपॉन, हो सकता है ये क्वेश्चन इस तरह हो कि द इंड्यूस्ड करंट डज नॉट डिपेंड्स ऑन। तो डज नॉट डिपेंड्स ऑन में फिर आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो बीटा बनता है, शेप ऑफ द कॉइल। क्वेश्चन नंबर 26, इन ट्रांजिस्टर द बेस एमिटर जंक्शन इज़। स्टूडेंट्स, आपके साथ ट्रांजिस्टर को नॉर्मली हम एम्प्लीफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं और एम्प्लीफिकेशन के लिए हम ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में यूज़ करते हैं और एक्टिव रीजन में जो दो जंक्शंस हैं, एक बेस एमिटर जंक्शन है और एक आपके साथ जो है वो बेस कलेक्टर या एमिटर कलेक्टर जंक्शन जो आपके साथ है वो है। तो इसमें बेस एमिटर जंक्शन को या बेस कलेक्टर इसे कह दें, बेस कलेक्टर जंक्शन, बेस एमिटर जंक्शन को हम एक्टिव बायस में हमेशा फॉरवर्ड रखते हैं और बेस कलेक्टर जंक्शन को हम हमेशा रिवर्स रखते हैं। तो ये एमिटर बेस जंक्शन की बात कर रहे थे तो उसको हमेशा फॉरवर्ड रखा जाएगा। इन आइंस्टाइन यूनिवर्स द फोर्थ डायमेंशन इज़, आइंस्टाइन के मुताबिक फोर्थ डायमेंशन जो है वो आपके साथ टाइम को रिप्रेजेंट करता है। द एक्साइटेड स्टेट विच परसिस्ट्स फॉर unusually longer time period is called मेटास्टेबल स्टेट। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि वैसे तो एक इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो ये वहाँ पे 10⁻⁻8 सेकेंड्स गुजार कर वापस रीजंप करता है, लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन मेटा स्टेट में जाता है तो मुख्तलिफ़ किस्म के मेटा स्टेट्स हैं जिसमें 10⁻³ से लेकर 1 सेकेंड तक उनका एक्साइटेशन टाइम है, जो कि इसके मुकाबले में काफ़ी अनयूजुअली लॉन्गर है। तो ऐसे स्टेट्स को हम मेटा स्टेट्स कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, द पार्ट ट्रेस्ड बाय द बीटा पार्टिकल इन एयर इज़। स्टूडेंट्स, अगर आपके साथ एयर के मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे और अगर इन एयर के मॉलिक्यूल्स में एक बीटा पार्टिकल इंटर होगा तो ये बीटा पार्टिकल कोलाइड होके जिग जैग मोशन करेगा और जिग जैग मोशन को हम एरेटिक मोशन भी कहते हैं। तो 29 में आपके साथ करेक्ट ऑप्शन जो है वो बीटा हुआ। स्टूडेंट्स, ये हमने कैम्यू कैट का फ़िज़िक्स पोर्शन जो है सॉल्व कर लिया है।
इस पोर्शन के साथ अपनी MCQs को चेक करें और कमेंट्स में बताएं कि आपने इनमें कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के लिए दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया स्टूडेंट्स।